नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना कर कहा कि तिरुपति मंदिर में पूजा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा से सभी के जीवन को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। 13 लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में अवस्थित हैं। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और एक कल विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन भी है, बाइपोल भी है। 403 दुद्धी जो जनपद सोनभद्र में स्थित है। 7वें चरण में कुल मिलाकर 2,50,56,877 लगभग 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 1,33,10,897 पुरुष मतदाता और 1,17,44,922 महिला मतदाता हैं। 1,058 तीसरे जेंडर के मतदाता हैं। 7वें चरण में मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता 64 गोरखपुर में हैं, 20,97,202 और सबसे कम मतदाता 71 सलेमपुर में है, 17,76,982। कुल मिला के इन 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 134 पुरुष प्रत्याशी हैं और 10 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक प्रत्याशी 28 हैं, जो 70 घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और सबसे कम प्रत्याशी 7 हैं, जो 66 देवरिया और 77 वाराणसी में है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में 7-7 प्रत्याशी हैं। 7वें चरण में कुल पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग बूथ्स 25,658 हैं और इनमें से 4,165 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी जिसमें बाइपोल है, उसमें कुल मतदाता 3,44,840 हैं, जिनमें से 1,81,250 पुरुष तथा 1,63,581 महिला मतदाता हैं और 9 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र दुद्धी में 301 पोलिंग स्टेशन हैं और जिनमें से 80 क्रिटिकल की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं और कुल 6 प्रत्याशी इस बाइपोल में मैदान में हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 7वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 13 सामान्य प्रेक्षक, 8 पुलिस प्रेक्षक और 14 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से 1,861 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 243 जोनल मजिस्ट्रेट, 130 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं और प्रेक्षकों की सहायता के लिए, सामान्य प्रेक्षकों की सहायता के लिए 2,550 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7वें चरण में 7,258 भारी वाहन लगाए गए हैं, 5,346 हल्के वाहन और 1,08,349 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। इस चरण में ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होगा उसके लिए 31,223 कंट्रोल यूनिट, 34,280 बैलेट यूनिट और 33,366 वीवीपैट तैयार कर दिए गए हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। इस चरण में कुल मिला के 13,092 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और ये कुल पोलिंग स्टेशंस के लगभग 50% हैं। इनका पर्यवेक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम से, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के कंट्रोल रूम से और सभी आरओस के कंट्रोल रूम से किया जाएगा। इस चरण में 7वें और अंतिम चरण में 288 आदर्श मतदेय स्थल तैयार किए गए हैं। 100 महिला, 42 दिव्यांग तथा 56
युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मतदान बनाए गए हैं। इस चरण के लिए कुल 2,47,79,548 मतदाताओं को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदाता सूचना पर्ची इसका वितरण कर दिया गया है। इसके अलावा मतदाताओं की जानकारी के लिए प्रत्येक परिवार में वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। इस चरण में 49,49,347 49,49,347 वोटर गाइड भी वितरित की गई हैं। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी महिला सुरक्षा रविशंकर निम और एडीसीपी महिला सुरक्षा प्रीति यादव के नेतृत्व में लगातार पति पत्नी से संबंधित विवाद को मीडिएशन के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी क्रम में आवेदिका ने एक प्रार्थना पत्र देकर अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध अतिरिक्त दहेज की मांग करना, गाली गलौज, मारपीट, शारीरिक व मानसिक शोषण करना आदि आरोपों के संबंध में प्रेषित किया गया था, जिसमें दोनों पक्षों को भिन्न भिन्न तिथियों पर बुलाकर वार्ता की गई और दोनों को समझाया गया। काउंसलिंग के बाद से दोनों पक्षों का आपसी सहमति के साथ साथ रहने का समझौता हो गया और दोनों पक्ष साथ साथ रहने के लिए सहमत हो गए। काउंसलिंग के बाद से दोनों पक्षों का आपसी सहमति के साथ साथ रहने का समझौता हुआ और जिसके बाद से अब बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष एक साथ रहने लगे। और अब खबर नोएडा से है, जहां कैश कलेक्शन एजेंट के साथ घटना हुई है, जिसको लेकर के पुलिस की टीम वहां मौजूद रही। इस घटना के संबंध में जो भी जानकारी मिली उसे तहरीर पर पंजीकृत किया गया और पुलिस की टीम मामले की फिलहाल छानबीन में जुटी है। बीटा 2 के साइड 4 में पीआईबी कंट्रोल से कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें सभी उच्चाधिकारीगण मौके पर हैं और तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। खुलासे के लिए टीम लगी हुई है। घटना का शीघ्र सफल अनावरण किया जाएगा। और लखनऊ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। लखनऊ पुलिस ने बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें कि बुजुर्ग अकेले रहते थे, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई भी वहां मौजूद नहीं था। डीसीपी वेस्ट डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए बुजुर्ग का अंतिम संस्कार किया। तो लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां पर एक घर में एक बुजुर्ग अकेले रहता था, यानी उसके परिवार में और कोई नहीं था। तो इस बीच जो है, जब उसके मरने की सूचना प्राप्त हुई पुलिसकर्मियों को, तो उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। यानी कहा जा रहा है कि पुलिस की मानवता की मिसाल ये है। मानवता की मिसाल पेश करते हुए पुलिसकर्मियों ने ये जो अंतिम संस्कार बुजुर्ग का किया है, इसको लेकर के हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो बुजुर्ग था, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके घर में कोई भी और नहीं रहता था, लेकिन जब पुलिस वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बाकायदा पूरे विधि विधान से, रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया। और लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच सीएम योगी चर्चा में बने हुए हैं। गौरतलब है कि इस भीषण गर्मी में भी सीएम ने पार्टी के चुनावी कैंपेन में धुआंधार सहयोग किया है। सीएम अब तक 65 दिनों के भीतर 204 चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं, जिसमें न सिर्फ प्रदेश बल्कि प्रदेश के बाहर भी उन्होंने चुनावी सभाएं की, जो कि अपने आप में बहुत ही खास बात है। देश में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के थमते ही चुनावी शोर भी अब थम चुका है। सभी चरणों में चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया। इस बीच बीजेपी के स्टार प्रचारक
फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व का बड़ा चेहरा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी की प्रचार की कमान को जोरों से थामे रखा और 65 दिनों में बिना रुके बिना थके एक के बाद एक 204 चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए। इस दोहरे शतक में देश के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर और उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किए, जिसमें 169 जनसभाएं, 13 रोड शो और 15 प्रबुद्ध जन सम्मेलन शामिल है। ये आंकड़ा अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने में है। अगर राज्यवार चुनाव प्रचार के आंकड़ों की बात करें तो सीएम योगी ने बिहार में 9 जनसभाओं को संबोधित किया, महाराष्ट्र में 9 जनसभाओं को, उत्तराखंड में 4 जनसभाओं को, राजस्थान में सीएम योगी ने 4 जनसभाएं की तो इसी के साथ में 2 रोड शो भी किए। तो वहीं सीएम योगी ने छत्तीसगढ़ में 3 जनसभाएं की, पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं, हरियाणा में 2 जनसभाएं, पंजाब में 2 जनसभाएं, मध्य प्रदेश में 1 जनसभा, दिल्ली में भी 1 जनसभा और जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी एक जनसभा को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने चुनावी प्रचार में जिस तरह ताकत झोंकी है उससे साफ दिखाई पड़ता है कि लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए क्या मायने रखता है। सीएम की रैलियों का धरातल पर कितना प्रभाव पड़ता है ये जानने के लिए तो हमें 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन ये तो तय है कि जिस भी जगह सीएम योगी ने चुनावी हुंकार भरी वहाँ बीजेपी की जीत काफी करीबी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कुछ दिनों से प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनजीवन और पशुधन जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांव हो या फिर शहर, हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। अनावश्यक बिजली कटौती, खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग फॉल्ट आदि समस्याओं का तत्काल निराकरण कराए। साथ ही लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आमजन को जागरूक भी किया जाए। और दिल्ली के ऑफिशियल प्रवक्ता ने मीडिया ब्रीफिंग की है और मीडिया ब्रीफिंग के दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। प्रकाश, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जिस मुद्दे पे आप हमारा ध्यान लाना चाह रहे हैं, इस पे जो हमारी क्या राय है, क्या हमारा सोच है, क्या हमारा पोजीशन है, उससे तो आप भली भांति अवगत हैं। रही बात कि ये क्या देखने को आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अब वास्तविकता पे आधारित नजरिया सामने आ रहा है और सामने देखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो टिप्पणी की बात कही आपने, उसको हम इस नजरिए से देखते हैं। We are aware of you are aware of our position on this issue. I need not reiterate that. We note that there is an objective view emerging in Pakistan as well on this particular matter. Siddhant, your question was regarding Maldives. The comments made by their minister, economic minister, regarding FTA. We sorry, huh? See, on Maldives, we have seen some reports about the minister speaking about we offering FTA. We are not, we haven't done so. But if Maldives, if they want to, if they come up with, if they are considering FTA with us, we will surely look into it.
Ayushi, current situation in Rafah. On that particular issue, we want to say that the heartbreaking loss of civilian lives in the displacement camp in Rafah is a matter of deep concern for us. We have consistently called for protection of civilian population and respect for international humanitarian law in the ongoing conflict. We also note that the Israeli side has already accepted responsibility for it as a tragic incident and announced an investigation into the incident. So that is our comments on your question. Eshi, on the situation in Bishkek, the situation in the capital of Kyrgyzstan, Bishkek, is normal. Some 2 weeks back or so, there were some incidents involving foreign students, not Indians. Because of that, Indian students got worked up. They were a little concerned. Our embassy swung into action. We established helplines to assist the students. We also took up the matter with local authorities, as also the university administration, so that the welfare and well-being and safety of our students are taken care of. We also, I would like to let you know that this is exam time for our students, and after the exams get over, there will be summer vacation in which many of them will come back. There are direct flights between Bishkek and Delhi twice a week, and there is direct flight also via Almaty on a daily basis, which can be availed of, and our embassy remains ready to assist our students in whatever manner that the request comes for. Shall we go over these? We have 5 questions here. Kumar, regarding peace conference, we have told you earlier also that we have not yet taken a decision on our participation. That decision, as and when it's taken, you will come to know, or we'll announce it. Similar is the case with St. Petersburg Economic Forum. At this point in time, we have yet to take a decision as to who's going to go. You will come to know about it. Sanjeev, regarding your question about Chabahar, we had come out with a press release where we talked about the importance of the project Chabahar, long-term contract that we've signed. We've also talked about this particular project enhancing connectivity in the region, especially for Afghanistan, where we deliver humanitarian aid and assistance, and also help landlocked countries in Central Asia. So that is how we look at the Chabahar project. As far as Afghanistan goes, that it has been our consistent policy that we support the people of Afghanistan, especially through humanitarian assistance, food, medicines, etc. And we have utilized Chabahar Fort for that particular purpose. Chandrakala, your question regarding Indian prisoners coming back from Pakistan. Exchange of prisoners happened between the 2 countries. It is part of our consular engagement. We have at regular intervals such exchanges take place, and the 5 that you mentioned about, including a lady from Assam, is part of this particular exchange. Regarding your question about State Department, some time back when that particular report had come, we had made our position very clear as to what we feel on the question of religious freedom. So I would refer you to please have a look at the statement that we made here. Lydia, your question about Cuba. We have very strong ties with Cuba. We have very friendly ties with Cuba. On the question of terrorism, India is in the forefront of fighting terrorism, cross-border terrorism. We want the global community to realize how important a threat it is to existence, global existence, and we want to strengthen a fight. As far as the particular question that you referred, is a matter between you and Cuba and another country. It is for, that is how we look at it. It's a matter between 2 countries. But as far as terrorism is concerned, we are strongly, we work with our global partners to strengthen international fight
against international terrorism. Can we do these and then come to 1, 2, 3? Okay. Abhishek, regarding a question about the death of Colonel Kale, as we had said earlier also, an investigation has been launched by the Israeli side. We also know that the United Nations Department of Safety, they have also set up a fact-finding mission. We hope that these investigations are concluded soon, and we look forward to it. And also, both our missions in Tel Aviv and also our mission in New York, they are in touch with authorities in regard to the investigation. So we are following up also on the matter. Rishad, the question regarding Azerbaijan, yes, Jammu and Kashmir, our position is very well known, consistent, so I would leave it at that. Regarding your question about assistance rendered by the European Union, we have seen some reports. We've also seen some reports or press release by the government of Manipur on it. We are not aware of this particular assistance having been rendered because we have not been informed of it. We are not aware of it. But we've seen some reports on it. Ghazali, this Meta report that you're talking about, I have not seen this report. It's a private report. So once let me have a look and then we'll revert to you. Maitreyi, a question about Chabahar. Yes, Chabahar, as I told you, that this is an important project for us to provide connectivity in the area, to provide humanitarian assistance. Through this port, we have for several years provided humanitarian assistance, and this particular project is going to help in connectivity, and connectivity thereafter leads to several other benefits to countries in the region. There is a question about Diamond Verification Center. This is, of course, diamond trade is an important, India is an important player as far as global diamond trade is concerned. We have global manufacturing happening in India. We have, one of the major centers of global diamond trade, global polishing, value addition happens in India. We are an important player in that sector. There are strong connections between Surat, Antwerp, and other centers which are on the global diamond map. On this particular issue of Diamond Verification Center, I don't have an update on this, whether it is a matter of discussion between the European Union and India or not, but I shall look into the matter and revert to you. On BRICS, we have been consistently saying that BRICS is an important platform for us, and we look forward to our participation in the meetings that will be organized by Russia as chair of BRICS this year. As far as membership of BRICS is concerned, it is for the grouping to decide, and the grouping decides based on the certain criteria that they have laid down. So if the group decides on a particular membership of expansion or to consider a particular country, the group it will be done so as per the guidelines of the BRICS grouping. Sudhi and Neeraj and Suhasini. Sir, Sudhi Ranjan from Bloomberg, sir. Any clarity that you can give us on whether US has allowed Indian oil companies to lift oil from Venezuela? And if so, when has these clearances come? Okay. Sir, Neeraj from News 18 India. प्रज्वल रेवन्ना के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के कैंसिलेशन मामले में अब तक क्या अपडेट है और क्या उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कल एक्सपायर हो रहा है 31 मई को? ठीक है. This is Suhasini Haider from The Hindu. One question about. तो उत्तर प्रदेश की खबरें देख रहे थे आप. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. नमस्कार.